गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 की गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है व्रत, या अंग्रेजी में कहते हैं सर्कल। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्रत क्या होता है, सर्कल क्या होता है। देखो, किसी निश्चित बिंदु से या स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ तो परिभाषा जाएगी, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ या लोकस बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब देखो, स्थिर बिंदु को या नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते ही हैं। स्थिर बिंदु को या नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते ही हैं। सेंटर ऑफ सर्किल। और समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त की परिधि कहलाता है। वृत्त की परिधि या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। नेक्स्ट जो बात है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को मान लो वृत्त का केंद्र C है और यहाँ कोई बिंदु P है, तो केंद्र और वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या। एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं या कॉर्ड कहते हैं। CHORD, कॉर्ड। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। यानी कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास भी एक जीवा होती है, जो कि देखो, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो अर्थात व्यास क्या हुआ? त्रिज्या का दुगुना। तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्या। व्यास डायामीटर को D इंटू त्रिज्या रेडियस को R से लिखते हैं, तो D इजिकल टू 2R। प्यारे विद्यार्थियों, जो वृत्त होता है इसका ये सेंटर है। इस वृत्त के अंदर जितने भी बिंदु होते हैं, वृत्त के अंदर स्थित बिंदुओं को बोलते हैं अभियंतर बिंदु। वृत्त के अंदर स्थित बिंदुओं को बोलते हैं अभियंतर बिंदु। और जो बाहर स्थित होते हैं, वृत्त की परिधि से जो बाहर होते हैं, उसे बोलते हैं बहिर्बिंदु। बहिर्भाग बिंदु। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर लिख दिया बिंदु N,
तो ये बहिर्बिंदु है। मैंने यहाँ लिख दिया बिंदु टी, ये क्या है, अभ्यंतर बिंदु है। मैंने यहाँ लिख दिया बिंदु पी, ये परिधि पर स्थित बिंदु है। अब देखो इसके अलावा जो वृत्त में जो भाग हैं वो हैं, एक त्रिज्या आपकी यह है, एक त्रिज्या आपकी यह है, ये सी, ये मान लो ए बिंदु और ये बिंदु बी। ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग है जो मैंने रेड से किया है, इसे कहते हैं चाप। क्या कहते हैं, चाप। अब देखो एक चाप ये है, एक चाप बड़े वाला चाप है, इसे तो कहते हैं लघु चाप। इसे लिखते हैं ए बी के ऊपर इस प्रकार, इसे पढ़ेंगे चाप ए बी। और एक वाला ये वाला चाप है, इसे कहते हैं दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। देखो यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक लघु चाप और यहां से लेकर यहां तक दीर्घ चाप। लघु चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण न्यून कोण होता है और दीर्घ चाप द्वारा बना कोण अधिकतम होता है। लघु चाप का मतलब ये होता है कि केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री से कम होगा और दीर्घ चाप का जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री से अधिक होगा। तो ये लघु चाप और दीर्घ चाप की छोटी सी पहचान है। इसके अलावा जो वृत्त की और भाग होते हैं वो हैं, एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। प्रत्येक जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। जैसे मान लो इसको मैं प्लस 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 कर दूं और इसको माइनस 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 कर दूं, तो ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब देखो जब व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है तो दोनों भाग समान होते हैं और दोनों को ही हम कहते हैं अर्धवर्त। क्या कहते हैं, दोनों को ही अर्धवर्त कहते हैं। जब व्यास वृत्त को दो समान भागों में बांटता है तो दोनों समान भागों को हम बोलते हैं अर्धवर्त। यदि दो असमान भागों में बांटता है तो छोटे वाला लघु वृत्तखंड, बड़े वाला दीर्घ वृत्तखंड। या पहले हम देखते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। देखो कोई भी वृत्त है उसमें बिंदु की तीन स्थिति हो सकती है। बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो, बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो, बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो। ये तीन स्थिति हो सकती है। अब परिधि पर कहीं भी ये स्थित हो सकता है, अंदर भी ये कहीं स्थित हो सकता है, बाहर भी ये कहीं स्थित हो सकता है। तो कुल मिला के कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अंदर हो सकता है, परिधि पर हो सकता है और बाहर हो सकता है। अंदर होता है अभ्यंतर बिंदु बोलते हैं, परिधि पर होता है परिधि पर स्थित बिंदु बोलते हैं, बाहर होता है तो बहिर्भाग में स्थित बिंदु बोलते हैं। अब जो छेदक रेखा है, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो जगहों पर काटती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। जैसे मान लो कि पहली स्थिति मेरी यह है जब वृत्त अंदर स्थित है, दूसरी स्थिति है जब परिधि पर स्थित है, बिंदु P परिधि पर स्थित है, और तीसरी स्थिति है जब बिंदु P बाहर स्थित है। अब छेदक रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। देखो ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, एक यहां काट रही है, एक यहां काट रही है, ये भी दो बिंदुओं पर काट रही है, ये भी दो बिंदुओं पर काट रही है, ये भी दो बिंदुओं पर काट रही है और ये भी दो बिंदुओं पर काट रही है। इस प्रकार आप देख रहे हो कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कई छेदक रेखा खींची जा सकती है। आप खींचते रहिए, कभी एंड नहीं होगा। ऐसे ही परिधि पर स्थित बिंदु से यदि हम स्पर्श रेखा छेदक रेखा खींचें तो देखो ये छेदक रेखा हो गई,
ये छेदक रेखा हो गई, फिर आपकी ये छेदक रेखा हो गई, फिर आपकी ये छेदक रेखा हो गई। तो इस प्रकार वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु से भी छेदक रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? अनंत। यहां भी कितनी हो जाएगी? अनंत। यहां भी कितनी हो जाएगी? अनंत। यहां भी कितनी हो जाएगी? देखो, ये भी छेदक रेखा है, 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 ये भी छेदक रेखा है कि नहीं है? तो यहां भी कितनी जाएंगी? अनंत। तो हमारा निष्कर्ष ये आया कि जो छेदक रेखा होती है, चाहे बिंदु वृत्त के अंदर हो या वृत्त की परिधि पर हो या वृत्त के बाहर हो, तीनों ही स्थितियों में वृत्त पर छेदक रेखाओं की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। ऐसा एक प्रश्न भी है। अब जो थर्ड आती है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, देखो नाम से स्पष्ट है, ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहते हैं। यदि बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो ये बिंदु अंदर स्थित रेखा वृत्त को कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर सकती है। तो यहां पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी जाएगी? 0। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। दूसरी स्थिति, जब बिंदु P वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो केवल हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये वाली स्पर्श रेखा हो गई। और जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है, या यूं मैं कह सकता हूं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती हैं, या त्रिज्या और स्पर्श रेखा का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। जब बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित हो तो हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जब बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित होता है तो वृत्त की परिधि पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये बिंदु P से हमने दो स्पर्शा खींच दी, AP एंड BP। और ये अभी हमने देखा है कि जो स्पर्श रेखा होती है स्पर्श बिंदु से त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये अपन ने देखा है। तो जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होता है तो उस पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जब बिंदु वृत्त की परिधि पर होता है तो उस पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बाहर दो खींची जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, छेदक रेखा अनंत छेदक रेखाओं की संख्या अनंत होती है, चाहे वो बिंदु वृत्त के परिधि के अंदर हो, चाहे वृत्त की परिधि पर हो, चाहे वृत्त के परिधि से बाहर हो। परंतु स्पर्श रेखा यदि बिंदु वृत्त के अंदर है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होगी, अर्थात कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। और यदि बिंदु P वृत्त की परिधि पर है तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और मैंने इसके बारे में बता दिया है इसकी। और यदि बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित है तो उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखो, हमारा बेसिक कंसेप्ट लगभग पूरा हो गया है। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा टारगेट है 5/5 का। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा और तीसरे का 9वां अवबोध संबंधित आएगा और एक एक नंबर का आएगा, और क्वेश्चन नंबर 20 3 नंबर का आएगा जो कि कौशल से संबंधित होगा। सिद्ध करने वाला प्रश्न पूछ सकता है। वृत्त की बेसिक जानकारी सीखने के बाद में आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप एक नंबर वाले क्वेश्चनों को इजी वे में कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन लीजिए, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया अभिलंब गुजरता है। देखो, अभी हमने देखा था ये आपका वृत्त है और ये आपकी स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे से परस्पर लंबवत होते हैं,
अर्थात लंबवत होते हैं, तो स्पर्श रेखा का ये जो अभिलंब है वो कहाँ से गुजर रहा है? केंद्र से गुजरता है। तो कहाँ से गुजरता है? केंद्र से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए। वृत्त तथा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखो ये बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ये क्या है? वृत्त तथा स्पर्श रेखा। ये क्या आपकी स्पर्श रेखा? ये क्या है? स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। तो ये आपका वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है। वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इसको हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु, क्योंकि ये वृत्त पर भी है और स्पर्श रेखा पर भी है। तो आंसर क्या जाएगा? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। एक वृत्त में समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो यदि मैं इस वृत्त पे यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचूं तो वो कुछ इस प्रकार आएगी, यहाँ पे खींचूं तो कुछ इस प्रकार आएगी, यहाँ पे खींचूं तो वो कुछ इस प्रकार आएगी। यदि मैं यहाँ पे खींचता हूँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचता हूँ, ये मान लो स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये जो स्पर्श रेखा है इस बिंदु पर खींची स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा क्या आ रही है? समांतर आ रही, नहीं आ रही है? तो प्रश्न हमारा यही है, एक वृत्त में समांतर रेखाएं हो सकती हैं। देखो मैंने एक वृत्त में बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची हैं, परंतु केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं हैं जो आपस में समांतर हैं। तो एक वृत्त में 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा व छेदक रेखा खींची जा सकती है? इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। छेदक रेखाओं की संख्या चाहे बिंदु वृत्त के अंदर हो तब भी अनंत होती है, बिंदु परिधि पर हो तब भी अनंत होती है, और बिंदु बाहर हो तब भी छेदक रेखाओं की संख्या अनंत होती है। तो छेदक रेखाओं की संख्या तीनों स्थितियों में अनंत होती है, परंतु यदि स्पर्श रेखा यदि बिंदु वृत्त के अंदर है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होगी। यदि बिंदु वृत्त की परिधि पर है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होगी, और यदि बिंदु P वृत्त के बाहर है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो यहाँ पर आंसर कितना रहेगा? यहाँ तो अलग अलग आंसर आएगा। अंदर है 0, बाहर है 2, परिधि पर है 1, और यहाँ पर तीनों केस में अंदर है तब भी अनंत, बाहर है तब भी अनंत, और परिधि पर है तब भी अनंत। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी व 4 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। डियर स्टूडेंट्स, सकेंद्रीय वृत्तों का मतलब होता है ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है उन्हें क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। हमें उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब देखो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई मैं ये रेखा खींच देता हूं, तो ये जीवा हो गई आपकी ए बी। इसको मिलाती हुई ये रेखा खींचता हूं, ये केंद्र मिलता हूं सी। देखो ये जो त्रिज्या है बी सी ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो है ये मान लो पी मानता हूं पी सी, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। और हम ये जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब यानी कि सी पी परपेंडिकुलर ए बी है, तो ए पी बराबर बी पी, यानी कि किसी भी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है।
मैं अपनी बात को पुनः रख रहा हूं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर ढाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांटता है। ये एक थ्योरम है जो हम आगे बढ़ेंगे। ये दो भागों में बांटता है तो इसका मतलब ये भाग और ये भाग बराबर होगा। अब देखो ये इस पर लंब डाला है, ये 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज BCP में BC स्क्वायर बराबर CP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। BC स्क्वायर 5 का वर्ग, CP 4 का वर्ग, PB हमें चाहिए। तो 25 माइनस 16 बराबर 9 बराबर PB स्क्वायर। तो डेट सिंप्लाइज PB बराबर 3 सेंटीमीटर आ गई है। तो AB क्या हो जाएगा 2PB बराबर 2 इंटू 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हम देखो ये इसका दुगना होता है। AB का आधा PB होता है, AB का आधा AP होता है। कब? जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया हो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। अब देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 120 दे रखा है और हमें x फाइंड करना है। तो AOBP एक क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। ये भी हम सिद्ध करेंगे कि ABP एक चक्रीय चतुर्भुज क्यों होता है। देखो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाओं के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखो इसका सम्मुख कोण कितना है 180 डिग्री, इसका सम्मुख कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जो AOPB बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के द्वारा जो चतुर्भुज बनता है उसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और वैसे भी हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चित्रानुसार हमारा क्या हो जाएगा, चित्रानुसार ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये x डिग्री। तो 90 प्लस 90 प्लस 120 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर क्या जाएगा 360 माइनस 180 प्लस 120 सॉरी माइनस 120। तो x बराबर 360 माइनस 180 और माइनस 120 300। तो x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखो ये तो हमने देख लिया है कि वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हमें यह देखना है कि खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, वो हमें प्रूव करना है। देखो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जब भी गणित में प्रमेय को प्रूव किया जाता है तो उसमें 4 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। दिया हुआ प्रश्न में से देखेंगे, सिद्ध करना है वो भी प्रश्न से देखेंगे, रचना सिद्ध करने के लिए हमें दिया हुआ के अलावा क्या करना है वो हम रचना में लिखते हैं और उसे डॉट डॉट रेखाओं से खींचते हैं। और अहम जो पार्ट है वो है प्रूफ या उपपत्ति। तो हमें ये प्रमेय प्रूफ करनी है तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ, वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, यानी कि COR का मतलब है एक सर्किल जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R में AB वह PQ स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा है। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि AP समांतर BPQ।
रचना हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और नेक्स्ट है उपपत्ति। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O होगा, जिसका केंद्र O होगा और त्रिज्या R होगी। ये अपने एक स्पर्शिका खींच ली यहां पर A B, और इधर भी हम एक स्पर्शिका खींच लेते हैं PQ। ये हमने दो स्पर्शिका खींच ली प्रश्न के अनुसार। रचना की अपने को जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ये पार्ट तो अपने आएगा ही नहीं इसमें। या डायरेक्ट देखिए, हम जानते हैं, जैसे मान लो कि ये आपका स्पर्श बिंदु है N और ये आपका है M, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, इसलिए एंगल ANO बराबर 90 डिग्री। एंगल ANO ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। इसी प्रकार स्पर्श रेखा PQ भी इस त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो एंगल PMO बराबर 90 डिग्री। समीकरण 1+2 से ANO प्लस PMO बराबर 90 + 90 बराबर 180 डिग्री। अतः AB वह PQ समांतर है। तो हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई, वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अतः वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब केवल हम क्या करने हैं, बाह्य बिंदु से, तो ये मेरा कोई वृत्त है, यहां पर कोई बाह्य बिंदु P है, मैंने स्पर्श रेखा खींची है PA और PB, और ये इसका केंद्र क्या है, O है, और ये हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से, देखो इसको AB या नहीं मान के अपने A इसको यहां मान लेते हैं और B यहां मान लेते हैं। ये तो हमें थ्योरम में दे रखा है। तो देखो मैं यहां पर प्रश्न नंबर 2 कर देता हूं। दिया हुआ ऐसा कैसे रखूंगा, वृत्त COR में AP वह BP स्पर्श रेखा है। प्रूफ मुझे क्या करना है, दोनों की लंबाई क्या होती है, AP बराबर BP। रचना OP को मिलाया। अब ये उत्पत्ति, देखो जो मैंने मिलाया है उसको मैं खींचूंगा डॉट डॉट से, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट मैंने अपने लिए किया है एक्स्ट्रा।
प्रूव करने के लिए। तो पहली स्थिति तो आपकी ऐसे कैसे हो जाएगी, हम जानते हैं कि स्पर्शिका त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री, और चलो इतना ही काफी है। और आप देखिए अब हम क्या करते हैं, हमारा जो थीम है वो है AP बराबर PP, हमारा ऑब्जेक्ट है AP बराबर PP। इसके लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज OAP वह त्रिभुज OBP में, देखो पहला जो है OA बराबर OB, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। तीसरा है कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्शरेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तीसरा है OP बराबर OP, दोनों त्रिभुजों में क्या है उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में क्या है कॉमन है। अब देखो एक वृत्त की दो भुजाएं एक कोण दूसरे वृत्त की दो भुजाएं और दो कोण के बराबर होता है, तो उसे हम कहते हैं भुजा SAS नियम से, या साइड एंगल साइड नियम से, या भुजा कोण भुजा नियम से। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज AOAP बराबर ट्राइंगल OBP, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम त्रिभुजों की तो CPCT नियम से, देखो CPCT नियम क्या है, करस्पोंडेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना था, AP बराबर BP, हैंस प्रूव्ड। अब देखो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं, इसकी मैं और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, और आपका ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। इट मीन्स ये हुआ कि जो उभयनिष्ठ रेखा OP है इन दोनों कोणों का समद्वि भाजन करती है। जो उभयनिष्ठ रेखा OP है वो एंगल AOB का भी समद्वि भाजन करती है और एंगल APB का भी समद्वि भाजन करती है। यदि ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये 30 का और ये 30 का होगा। यदि ये एंगल 120 डिग्री का है तो ये 60 का और ये 60 का होगा।